ओम शांति। गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो हमारी लाइफ में डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला है। वो है कि हम अपने रिश्तों में कैसे मिठास घोलें, क्योंकि हमारे जीवन में रिश्ते बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। हमारा पूरा जीवन रिश्तों के आसपास ही घूमता है, लेकिन उन रिश्तों में कई बार चलते चलते कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो अभी आप 1 मिनट के लिए केवल और केवल अपने संबंधों को देखेंगे, अपने रिश्तों को देखेंगे। इधर उधर देखने के बजाय, किसी के बारे में सोचने के बजाय केवल अपने रिश्तों के बारे में सोचें कि हमारे संबंधों में ऐसी कौन सी बातें आती हैं जिनके कारण संबंधों का हम आनंद नहीं ले पाते। जिन रिश्तों को हम बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, क्या कारण है कि वो रिश्ते कई बार सुंदर बनते बनते और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। अपने आप से पूछिए, ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण हमारे रिलेशंस में जो ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, रिस्पेक्ट और प्यार होना चाहिए, आपस का तालमेल होना चाहिए, वो कई बार कम हो जाता है। अपने आप से ये भी पूछिए, क्या कारण है कि हमारे नज़दीक के लोग, सबसे प्यारे लोग, कई बार वही हमारे दर्द का कारण बन जाते हैं। अच्छी तरह से अपने से पूछ लीजिए, इधर उधर कहीं नहीं देखना आपने, ना किसी के बारे में सोचना है। यहाँ बैठे हैं तो यहाँ केवल और केवल अपने बारे में सोचना है। ये इको कर रहा है। केवल और केवल अपने बारे में, क्योंकि हमारे सोचने से दूसरे बदलने वाले नहीं हैं। यहाँ बैठकर ये नहीं सोचना कि ये बात अगर वो कर लेता, वो सुन लेता तो बहुत अच्छा होता। हमारे सोचने से हम ही बदल सकते हैं, दूसरे नहीं। तो अब आप बताएंगे कि हमारे रिश्तों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण से हमारे रिलेशंस कई बार चलते चलते कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं, शेयर करेंगे आप सब। क्या कारण है, क्यों नहीं हम रिश्तों को एंजॉय कर पा रहे। रिश्ते नाते इसलिए ही तो बने हैं, चाहे हमारे पर्सनल रिलेशन हैं, प्रोफेशनल रिलेशन हैं, जिन भी लोगों के संपर्क में हम आते हैं, क्या कारण है बताएंगे। क्या ऐसी बात हो रही है जिससे कारण हमारी आपस में बन नहीं रही, निभ नहीं रही, तालमेल हो नहीं रहा, आपस की अंडरस्टैंडिंग कम हो गई है, बताएंगे आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका तो सब अच्छा ही चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आप नोट तो करते होंगे सोसाइटी में, फैमिलीज में कहीं कहीं क्लैशेस हैं। क्या कारण है? क्या हमारा ईगो सामने आता है, या हमारी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, इच्छाएं इतनी बढ़ गई है, या हमें अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई है, हम उन्हें नहीं समझते, वो हमें नहीं समझते, या आपसी विश्वास कम हो गया है। क्या कारण है? या वो हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमसे प्यार से रहते नहीं, जब देखो गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। क्या कारण है? यही कारण होते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या जनरेशन गैप कई बार हम कह देते हैं, लेकिन वो जनरेशन गैप होता नहीं है। वो तालमेल, विचारों में गैप आ जाता है, संस्कारों में मैचिंग नहीं हो रही।
सुर से ताल नहीं मिल रहे, क्या बात है। अच्छा, जब मैं आपसे ये बातें पूछ रहा हूँ, आपने शेयर नहीं की, लेकिन मन में जो भी बातें सोची होंगी तो वो आपने किसकी इमेज को सामने रख के सोची। कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आपसे ठीक से बात नहीं करता, वही व्यक्ति सामने आ रहा था ना। किस किस के वो सामने आ रहा था? खड़े खड़े करो, उसमें शर्माने की बात है ही नहीं। दूसरे लोग सामने आ रहे थे ना, जिन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, जो आपको समझते नहीं, जो आप पर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, मिसबिहेव करते हैं, जिनको आपकी वैल्यू ही नहीं है, वही सामने आ रहे थे। ज्यादातर के वही सामने आ रहे थे। और हमारा ये पक्का विश्वास है कि जब तक वो नहीं सुधरेंगे, हमारा घर ठीक होने वाला नहीं। सारी की सारी प्रॉब्लम किसमें है? उन्हीं में है। लोग पूछते भी हैं कि जी मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी सास कहेगी मेरा बहू वो ठीक नहीं है, अब वो मैं क्या करूं जो वो ठीक हो जाए। ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारा अटेंशन दूसरों को ठीक करने में ही रहता है। हम सोचते हैं कि सबको चेंज होने की जरूरत है सिवाय मेरे, क्योंकि मैं तो मिस्टर परफेक्ट हूं, मैं तो संपन्न हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है। सारी प्रॉब्लम किसमें है? सामने वाले व्यक्ति। इसलिए हम पूरी एनर्जी लगाते हैं उसको चेंज करने में, उसको कंट्रोल करने में। लगाते हैं या नहीं लगाते? आप में से कौन कौन ट्राई करता है या मन में सोचता है कि दूसरा बदल जाए तो सब ठीक हो जाए? दूसरों को चेंज करने की कोशिश कौन कौन करता है? बच्चा सच्चा है इसलिए हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, जो करते हैं कामयाबी मिलती है। जब हम दूसरों को बदलने की सोचते हैं तो क्या दूसरे बदलते हैं मेरे सोचने से या मेरे कहने से? बदलते हैं, बदल जाते हैं। जिनके कहने पे बदल जाएं वो तो बहुत अच्छी बात है, पर ज्यादातर लोग नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? हम क्यों लोगों को चेंज करना चाहते हैं? क्यों अपना जैसा बनाना चाहते हैं? क्यों उनको कंट्रोल करना चाहते हैं? कभी सोचा आपने? चाहते हैं ना हम सबके ऊपर हमारी हुकूमत हो, सब हमारा कहना माने, सब मेरे अनुसार चले, मैं बिल्कुल सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। उन्हें वही करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही सबको सोचना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या हम दूसरों को बदल सकते हैं? क्या हम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं? वो व्यक्ति जिसका खुद पे कंट्रोल नहीं है, क्या वो दूसरे को कंट्रोल कर सकता है? आप में से कोई है ऐसा बहादुर जो कह सके कि मेरा अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, मेरा मन भी मेरा कहना मानता है, मेरी आंखें भी मेरा कहना मानती हैं, मेरा मुख भी कहना मानता है, मेरे हाथ भी मेरी ऑर्डर मानते हैं। हमारा मुख हमारा कहना मानता है। कई बार कुछ ऐसी बातें गुस्से में निकल जाती हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, फिर बाद में हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सॉरी बोलते हैं कि मेरा मन में नहीं था, मेरे से निकल गया, मेरा ये भाव नहीं था। तो सॉरी बोल रहे हैं, इसका मतलब मुख पे कंट्रोल नहीं था। अच्छा, हाथ पे कंट्रोल है किसी का? ये हाथ कई बार तो ठीक काम करता है, जहां नमस्ते करनी होती है नमस्ते कर देता है, शेक हैंड करनी हो तो शेक हैंड कर लेता है, पर कई बार डिसोबे हो जाता है, गुस्से में आकर दूसरे के ऊपर चल भी पड़ता है। गुस्से में आके लोग पता नहीं क्या क्या इस हाथ से फेंक देते हैं, घर के बर्तन फेंक देंगे, मोबाइल फेंक देंगे, जो हाथ में आया फेंक देंगे।
और कई किसी के हाथ में रिवॉल्वर आ जाए तो गोली भी चला देते हैं। तो इसका मतलब हाथ पे कंट्रोल है? हाथ पे भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मेरे मन पे कंट्रोल है? ना मेरा स्थूल कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल है, ना मेरा सूक्ष्म मन बुद्धि पे कंट्रोल है। मन भी मुझे ओबे नहीं करता, वो भी मेरी बात नहीं मानता, तो फिर मैं दूसरों से अपनी बात क्यों मनवाना चाहता हूं? कभी सोचा आपने? हमें लगता है कि मेरा मन तो सुनता नहीं, क्या पता आपका मन मेरी सुन ले, आपका मन मेरी बात मान ले। अगर रिश्तों को ठीक करना है तो सबसे पहले किसे ठीक करना होगा? सबसे पहले किसे ठीक करना होगा? दूसरों को, खुद को। खुद को करना होगा। तो अगर हम इंतजार करते रहेंगे कि दूसरा बदल जाए, दूसरा ठीक हो जाए, तो वो इंतजार कभी पूरा होने वाला नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दूसरे क्यों नहीं बदलना चाहते? हम उनके भले के लिए कह रहे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हम उनके बुरा थोड़ी कर रहे, बुरा थोड़ी सोच रहे, फिर भी वो नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? क्योंकि उनके बदलने का कोई मूड नहीं है। मूड ही नहीं है तो बदलेंगे कैसे? दूसरा, जिनको हम बदलना चाहते हैं, क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है मैं राइट हूं, वो रॉन्ग है। मैं राइट, वो रॉन्ग, इसलिए उनको बदलना चाहिए। और उनको क्या लगता है? उनको क्या लगता है कि वो राइट है, हम रॉन्ग हैं, हमें बदलना चाहिए। हम उनको बदलने की कोशिश करते हैं और वो किसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं? वो हमें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर मेहनत करना मुश्किल होता है, अपने ऊपर काम करना डिफिकल्ट होता है, दूसरे को एडवाइस देना वेरी सिंपल। अब जिस भी रिलेशन में आप दूसरों से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये चेंज हो जाए, तो वो रिश्ता क्या होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा। वो व्यक्ति आपसे डे बाय डे दूर होता जाएगा, क्योंकि आप उसको ये एनर्जी दे रहे हैं कि ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, ये मुझे स्वीकार नहीं करते, ये मुझे पसंद नहीं करते। ये एक नेगेटिव एनर्जी है जो हम उन्हें देते हैं। और कभी भी नेगेटिव एनर्जी देके दूसरे को बदला नहीं जा सकता। किसी भी रिश्ते को अगर अच्छा बनाना है तो रिश्ता केवल शब्दों से नहीं बनता, रिश्ता केवल व्यवहार से नहीं बनता, रिश्ता बनता है हमारी उनके लिए सोच क्या है। कई बार हम बहुत अच्छा व्यवहार भी करते हैं, बड़े प्यार से सामने वाले से बोलते भी हैं, फिर भी कहते हैं नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हमने उनके लिए जो सोचा वो सही नहीं सोचा। बोला सही, ये आर्ट आजकल के इंसान को आ गया है कि मुख से मीठा बोल देगा, व्यवहार भी सही कर देगा, लेकिन अंदर से क्या सोच के बोल रहा है, ये आजकल गड़बड़ कर लेते हैं ना लोग। बाहर से कहेंगे आपकी ड्रेस तो, आप तो हीरो लग रहे हैं, बड़ी स्मार्ट लग रहे हैं ड्रेस से, और अंदर सोचेंगे ये तो कार्टून है, ये तो कार्टून लग रहा है आज। पर बाहर से नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हमने कार्टून कहा तो वो हमें कार्टून कहेगा, पर अंदर सोच लेते हैं। तो अब वो सोचना भी अच्छा है, और ये दूसरे से नहीं एक्सपेक्ट करना कि वो सोचे। रिश्ता दो में से एक भी सही हो जाए, रिश्ता अपने आप सही हो जाएगा। आप उनके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो, पॉजिटिव एनर्जी देनी शुरू कर दो, उधर से भी पॉजिटिव वापस आएगी। जो आप देंगे वही तो वापस आता है।
अगर आपको वो नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, तो चेक करो कि मैं क्या दे रहा हूं बाहर, मैं लोगों को क्या दे रहा हूं। अगर मुझे प्यार नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो चेक योरसेल्फ कि मैं लोगों को प्यार देता भी हूं, मैं रिस्पेक्ट देता भी हूं या नहीं। जो देंगे वो वापस आएगा ही आएगा। अगर मन से पॉजिटिव थॉट्स दूसरे को देंगे तो सामने से क्या वापस आएगा? पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। अगर मन में सोचेंगे कि इनके साथ रहना तो बड़ा मुश्किल हो रखा है, मैं नहीं रह सकता, मैं इनके साथ तो मैं कभी निभा ही नहीं सकती, क्या करूं, बच्चों के खातिर रहना पड़ रहा है, शादी की है इसलिए रहना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तो एक दिन ना रहूं यहाँ। तो 24 घंटे आप कुड़ 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 करते जा रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। तो जब नेगेटिव भेजेंगे तो वापस क्या आएगी? वहां से भी नेगेटिव आएगी। तो सारा खेल आपकी सोच का है। सोच सही तो रिश्ते अपने आप सही। हर रिश्ते में 3 विकल्प हैं। मान लो आपको उस व्यक्ति के साथ निभाना मुश्किल लग रहा है, छोड़ दो, हो जाओ अलग, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, आप उसके साथ रहो, प्यार से रहो, एडजस्ट होके चलो, संस्कार मिला के चलो, ना केवल बाहर बाहर से एडजस्टमेंट करो, बल्कि संस्कारों में भी, आदतों में भी एडजस्टमेंट करके चलो, एक्सेप्ट करके चलो कि हर एक आदमी की अपनी अपनी आदत है, ठीक है। और तीसरा तरीका है कि रहो साथ में, पर हर रोज नेगेटिव तीर एक दूसरे पे चलाते रहो। तुम्हारी वजह से मेरा जीवन नरक बना हुआ है। अब 3 में से कौन सी बेस्ट ऑप्शन है और कौन सी सबसे घटिया ऑप्शन है? सबसे बेस्ट कौन सी है? सेकंड वाली, कि साथ में प्यार से एक दूसरे को समझ के कि हर एक के संस्कार अलग अलग होते हैं, हर एक की आदतें अलग अलग होती हैं, तो मिलजुल के रहो, स्वीकार करके चलो। और सबसे घटिया वाली विकल्प कौन सा है? कौन सा है घटिया वाला? फर्स्ट या थर्ड? थर्ड। रहना साथ तो हर रोज बॉक्सिंग करनी, मन ही मन बॉक्सिंग हो रही है, नेगेटिव तीर एक दूसरे पे चला रहे हैं, तुमने मुझे परेशान करके रखा है। तो अब क्या करना है? एक्सेप्टेंस को लाना है जीवन में। एक है कि हम एक्सपेक्टेशन रखें, तुम ऐसा करो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, तुम ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ये है एक्सपेक्टेशन। और एक्सेप्टेंस है कि तुम जो हो, जैसे भी रहो, तुम अच्छे, मैं तुम्हें पसंद करता, मैं तुम्हें लाइक करता हूं, या ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा, पर नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तब भी पसंद करता हूं। तो इसे कहते हैं स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब हम सामने वाले को एक्सेप्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, तो वो भी हमें एक्सेप्ट करता है। और जब हम दूसरे को रिजेक्ट करते हैं कि तुम्हारी ये आदत सही नहीं है, तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं है, तो रिजेक्शन एक नेगेटिव एनर्जी है। और रिजेक्ट करके, किसी का डिसरिगार्ड करके हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। ये बात आप गांठ बांध लो। मान लो कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, क्यों करता है, कभी सोचा? कोई व्यक्ति आपसे गुस्से से बात करता है, हमेशा चिल्लाता रहता है, वो आपका पति हो सकता है, आपकी जेठानी हो सकती है, सास हो सकती है, आपकी दरानी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। क्यों वो ऐसा करते हैं? क्या कारण है? जो व्यक्ति अंदर से खाली होगा वही तो गुस्सा करेगा। जो व्यक्ति अंदर से भरा हुआ है, अंदर से शांत है, संतुष्ट है, खुश है,
क्या वो गुस्सा कर सकता है? कभी समुद्र को आग लगते देखी, क्योंकि वो भरपूर है। और सूखी झाड़ियां, सूखे बांस के पेड़, उनमें थोड़ी सी तिल्ली लगाओ, आग ही आग लग जाती है। तो जो व्यक्ति अंदर से रूखा सूखा खाली है, जो व्यक्ति ऑलरेडी दर्द में है, वही गुस्सा करता है। याद रखना, अगर वो गुस्सा कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज इन प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम में है बेचारा, वो अंदर से दुखी है। आपके साथ तो वो दिन में एक बार मिसबिहेव कर रहा है, अपने साथ 24 घंटे ही वो गुस्सा करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो बीमार है गुस्से की बीमारी से, क्या वो नफरत का अधिकारी है या रहम का अधिकारी है? जो खुद ही दुखी है, उसके साथ रहम से पेश आना चाहिए कि उसको और दुखी करना चाहिए? अगर वो गुस्सा कर रहा है, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम में है, वो अंदर से दर्द में है। और हम भी उसके साथ गुस्सा करके उसका दर्द बढ़ाते हैं या कम करते हैं? हम उसके दर्द में, उसकी चोट में मलहम लगा रहे हैं या नमक डाल रहे हैं? कई तरह की बीमारियां हैं दुनिया में शरीर की। ऐसे कुछ इमोशनल डिजीज हैं, मेंटल बीमारियां भी हैं। क्या क्या है? गुस्सा करना, दूसरे को कंट्रोल करना, चिंता, भय, डर, डिप्रेशन, टेंशन। ये कौन सी बीमारियां हैं? मानसिक रोग। और ये मानसिक रोग हम में से ज्यादातर को लगे हुए हैं। और एक नहीं लगे, सारे के सारे लगे हुए हैं। यस और नो, लगे हैं या नहीं लगे? अच्छा, लगे हुए हैं। अब मान लो आपने डॉक्टर बनके किसी की बीमारी का इलाज करना है, ठीक है? क्या बीमारी का इलाज करते करते डॉक्टर खुद ही बीमार हो जाए तो उसे डॉक्टर कहेंगे? एक डॉक्टर कहीं गया, 10 लोगों का इलाज करके आया और 10 बीमारियां साथ लेके आ गया, तो डॉक्टर ही बीमार हो जाए। अब दूसरा है बीमार गुस्से की बीमारी से, और आप चाहते हैं कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी बीमारी को ठीक करते करते उसकी बीमारी अपने अंदर ले आओ। वो गुस्सा कर रहा है और हम भी क्या करने लगे? क्या करने लगे? हम भी गुस्सा करने लगे। दैट मीन्स हमने उसकी बीमार को देख के डॉक्टर खुद बीमार हो गया। अब अगर उसका इलाज करना है तो डॉक्टर को बीमारी से मुक्त रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा? मतलब वो गुस्सा करे, वो मिसबिहेव करे, पर हमें कैसे रहना है? शांत रहना है और ही उससे प्यार से बात करनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो बेचारा दर्द में है, वो बेचारा मुसीबत में है, वो बेचारा अंदर से खाली है, दुखी है। और दुखी व्यक्ति के साथ तो रहम से ही पेश आना चाहिए, उसके साथ तो तरस करना चाहिए, तभी तो ठीक होगा। आप में से कौन कौन प्यार से बात करना जानते हैं? किस किस के अंदर प्यार का संस्कार है? गुस्से का संस्कार है या प्यार का है? अगर प्यार का है तो हाथ खड़ा करो। डर रहे हैं, इधर भी डरते हैं, उधर भी डरते हैं। प्यार का संस्कार है, वेरी गुड। प्यार का संस्कार है तो इसका मतलब हम सबके साथ प्यार से बात करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? या किसी के साथ प्यार से और किसी के साथ गुस्सा भी कर लेंगे? और अगर प्यार का संस्कार है तो सब जगह करेंगे, सब मौकों पे करेंगे, या जब फायदा दिख रहा है तो प्यार से बात कर ली, अब फायदा चला गया तो फिर ओरिजिनल अपनी बुराई वाली चीज में आ गए, गुस्से में आ गए। अगर प्यार से मेरा संस्कार है बात करने का तो मैं सब जगह प्यार से बात करूंगा या नहीं करूंगा? अच्छा, मान लो सामने वाला आपसे प्यार से बात ना करे, गुस्से से बात करे, ठीक से बात ना करे, तो क्या आप उससे प्यार से बात कर सकते हैं? कर सकते हैं? या ऐसा करेंगे जैसा वो करेगा वैसा हम करेंगे?
अगर वो प्यार से बोलेगा तो हम भी प्यार से बोलेंगे, अगर वो आंख दिखाएगा तो हम भी आंख दिखाएंगे। दो ऑप्शन है ना। एक तो है कि वो कैसे भी बात करे, वो उसकी मर्जी, वो अपने बारे में डिसाइड कर सकता है कि उसे कैसे बोलना है, पर वो मेरे बारे में डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं कैसे बोलूं। वो डिसीजन मैंने लेना है कि वो कैसे भी बोले, मैंने प्यार से बोलना है, मैंने उसकी बुराई को कॉपी नहीं करना है। आज हमारा संस्कार बन गया है दूसरे की बुराई को अपने अंदर लाने का। हम अपनी अच्छाई छोड़ देते हैं और दूसरे की बुराई को अपने अंदर ले आते हैं, दूसरे के संस्कार को अपने अंदर ले आते हैं, अपने संस्कार को भूल जाते हैं। मेरा संस्कार प्यार से बात करने का है, सामने वाला गुस्से से बात करता है तो उसको देख के मैं क्यों चेंज हो जाता हूं। हम कहते हैं जितना वो प्यार से बोलेगा उतना ही मैं भी प्यार से बोलूंगा, ना कम ना ज्यादा। अगर वो ठीक से बात नहीं करता तो मुझे भी क्या जरूरत पड़ी है, मैं भी क्यों करूं। इसका मतलब मैं उसको कॉपी कर रहा हूं, वो मेरा रोल मॉडल है, मैं उसका फॉलोअर हूं, जैसे वो करता है वैसा ही मैं कर लेता हूं। लेकिन होना क्या चाहिए, मुझे वो नहीं बनना कि मैं दूसरे को कॉपी करूं, मुझे वो बनना है कि मुझे देख के दूसरे कॉपी करे। वो तब होगा जब मैं अपनी ओरिजिनल संस्कारों को अपने अंदर लाऊंगा, प्यार के संस्कार, शांति के संस्कार, सुख के संस्कार। वो ओरिजिनल संस्कार जब मेरे अंदर आएंगे तभी तो मेरे को देख के दूसरा कॉपी करेगा। प्यार से मुझे इसलिए बात करनी है, सामने वाला चाहे कैसे भी करे, क्योंकि मुझे परेशान नहीं होना है, मुझे अपने रिश्तों को बेटर करना है, मुझे खुश रहना है, इसलिए मुझे प्यार से बात करनी है। अब हम कहते हैं कि मैं तो प्यार से बात कर रहा था घर में, लेकिन दूसरा आया, उसने कुछ ऐसा किया, मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने गुस्सा किया, उसको देख के मुझे भी गुस्सा आ गया। ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? जब मेरे अंदर प्यार का संस्कार है तो मैं दूसरे के संस्कार से क्यों प्रभावित हो जाता हूं। दूसरे के अंदर लड़ने का संस्कार है, गुस्से का संस्कार है, चिल्लाने का संस्कार है, पर यदि मेरे अंदर प्यार का संस्कार है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं उसके संस्कार के प्रभाव में नहीं आऊंगा, मैं अपने संस्कार को नहीं भूलूंगा। अगर सामने वाले ने आकर मुझे गुस्सा दिला दिया तो इसका मतलब है वो व्यक्ति मेरे से ज्यादा ताकतवर है, उसके गुस्से के संस्कार ने मुझ पर प्रभाव डालकर मेरे प्यार के संस्कार को मिटा दिया। और होना ये चाहिए कि मेरा प्यार का संस्कार इतना पावरफुल हो कि सामना वाले कैसे भी मूड में आए, मैं अपने प्यार का उसके ऊपर प्रभाव डालूं, वो गुस्सा छोड़ के प्यार से बात करने लग जाए। होना तो यही चाहिए कि मेरा प्यार ज्यादा स्ट्रांग हो। अब होता क्या है, हमारे अंदर प्यार का भी संस्कार है तो थोड़ा सा गुस्से का भी है, और जैसे ही दूसरे आता है सामने गुस्सा दिलाने वाला तो प्यार का संस्कार का स्विच ऑन नहीं होता। कौन सा वाला ट्रिगर हो जाता है? गुस्से वाला हो जाता है। अब आज से अपना प्यार वाला संस्कार बाहर लाना है, गुस्से वाले को दबा देना है। ये जो हम मेडिटेशन सीखते हैं इसका यही बेनिफिट है कि जो हमारी ओरिजिनल चीज है, जो हम चाहते हैं वो हम कर सकें, वो ताकत हमारे अंदर आए, हम अपने को एम्पावर कर सकें। कि वो प्यार वाला संस्कार क्यों नहीं आता, प्ले होता, वो रॉन्ग संस्कार प्ले हो जाता है। अच्छाई आती नहीं सामने, बुराई प्ले हो जाती है। तो वो अब मुझे करना है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कौन कौन कर सकते? गुस्सा छोड़ने के लिए कौन कौन तैयार है? आज प्यार की बोली बोलेंगे, प्यार से काम चलाएंगे। अभी एक गीत बजेगा लव के ऊपर कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज प्यार है।
जो व्यक्ति प्यार से चलना सीख गया वो दुनिया संभाल सकता है। तो एक बोली हमने सीखनी है, प्यार की बोली। बस प्यार से आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम करवा सकते हैं। तो आज के लेक्चर की टैग लाइन है, दुनिया में सबके साथ प्रेम से चलना सीखो जी, प्यार की बोली बोलो, प्यार से रहना सीखो जी। क्योंकि प्यार से बड़े बड़े काम भी सहज हो जाते हैं। काश ये दुनिया प्यार से भरी होती, लोग प्यार से रहते होते। किसी चीज की कमी नहीं है, आज सब कुछ है हमारे पास, धन दौलत बंगला गाड़ी सब है, बस एक कमी है, वो है प्यार की। प्यार वही दे सकेगा जो खुद प्यार से भरपूर होगा। एक खाली व्यक्ति दूसरे खाली को क्या देगा? और जहां दोनों ही खाली हैं, खाली बर्तन फिर टकराएंगे। तो एक भी भर गया, अगर एक घर में एक व्यक्ति ने जिम्मेवारी ले ली कि मुझे खुद को प्यार से, शांति से, खुशी से भरपूर करना है, तो उसका असर सारे परिवार पे पड़ेगा। एक व्यक्ति भी सोच ले कि मुझे अपनी ज्योति जगानी है, तो परिवार ऑटोमेटिकली अच्छा होने लग जाएगा। हर घर में एक बैटरी पूरी तरह से चार्ज होनी चाहिए। चार्ज मतलब प्यार से, शांति से, खुशी से और दुआओं से संपन्न। अगर वो हो जाए तो घर में आपके बच्चे भी सुखी, बड़े भी सुखी, सब सुखी बनेंगे। आजकल हम पेरेंटिंग की बात करते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, और बच्चे भी आजकल के युग में पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज बनते जा रहे हैं कि कैसे उनको एक अच्छी पेरेंटिंग दी जाए, कैसे उनका ध्यान रखा जाए। लेकिन कुछ बातें मैं टिप्स आपको देना चाहूँगा जो आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक बच्चे की ग्रोथ के 4 एस्पेक्ट होते हैं, जिनमें से बचपन से हम 3 चीज़ों का तो ध्यान रखते हैं, चौथी चीज़ मिस कर जाते हैं। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। उसके लिए बच्चे को अच्छा भोजन देते हैं, उसको कहते हैं कि तुम एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स करो, ताकि वो फिजिकली अच्छा बने। दूसरी है इंटेलेक्चुअल मेंटल डेवलपमेंट। उसके लिए उसको बेस्ट स्कूल में भेजते हैं, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन उसको प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसमें कोई कमी ना रह जाए। तीसरी है सोशल डेवलपमेंट। उसके लिए बच्चे को हॉबी क्लासेस में भेजेंगे, क्लब में भेजेंगे, कहेंगे तुम्हें हर फील्ड में पार्टिसिपेट करना है, तुम्हें ऑलराउंडर बनना है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। इन 3 का तो ध्यान रख रहे हैं पेरेंट्स, टीचर भी रखते हैं, लेकिन एक चौथा एस्पेक्ट है जिसे लोग मिस करते हैं, वो है बच्चे की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चा मॉरल रूप से स्ट्रांग नहीं बना, उसमें आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो बाहर के डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप कितने बड़े आदमी बन गए, कितना पैसा कमा लिया, कुछ भी बन जाओ, पर अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बने, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए बच्चों को अध्यात्म से जुड़ेंगे तब जब आप जुड़ेंगे, जब आप उससे संपन्न बनेंगे, जब आपको पता होगा कि बच्चे की केयर करनी है तो उसमें मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। बच्चे जो हम करते हैं उसको कॉपी करते हैं, बिल्कुल डिटो कॉपी करते हैं। जो हम कहते हैं उसका भी बच्चे पे असर पड़ता है, और कहने से भी ज़्यादा जो करते हैं उसको तो डिटो कॉपी करते हैं। हम बच्चे को कहें कि बेटा टीवी मत देखो, सो जाओ, और खुद टीवी देख रहे हैं। हम बच्चे को कहें बेटा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, और खुद कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कितनी चीज़ें ऐसी हैं,
अगर हमें बच्चों पे कंट्रोल करना है, मुझे याद है जब हमारा +1 में हम हुए, साइंस के सब्जेक्ट्स थे, पढ़ाई का प्रेशर था, हमारे पेरेंट्स ने खुद टीवी बंद कर दिया था। बड़े वाले टीवी होते थे तब, बॉक्स वाले, उसको बेड बॉक्स में बंद कर दिया। जब तक हम रहे, जब तक इंजीनियरिंग कॉलेज में शिफ्ट नहीं हुए, उन्होंने भी टीवी नहीं देखा। उन्होंने भी हमारे खातर त्याग किया कि इसकी जरूरत नहीं है, सब पढ़ाई करो। तो ये बड़ा जरूरी चीज है। दूसरी चीज, बच्चे के लिए कभी भी नेगेटिव लैंग्वेज बोल के किसी भी बच्चे को आप सुधार नहीं सकते। हम बच्चे से कौन से शब्द बोलते हैं, कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो भी बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करती है। अगर हम नेगेटिव लाइन बोल के बच्चे को कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे से ये नहीं होगा, तुम छोड़ दो, गिर जाएगा तुम्हारे से, कुछ भी नेगेटिव उसके लिए अगर बोलते हैं और बच्चा उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस बच्चे की प्रोग्रामिंग इस तरह से होती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जो करूंगा गलती ही होगा, मैं जो करूंगा पीछे ही रहूंगा। आज वो बच्चा 10 साल का, 5 साल का है, कल को 50 का भी होगा, तब भी उस बच्चे में, उस व्यक्ति में वही हीन भावना होगी कि मैं जो काम करूं मेरे से सही नहीं होता। वो कहां से आई, किसने डाली? पेरेंट्स ने ही डाली। पेरेंट्स ने ही उसकी प्रोग्रामिंग गलत की। कभी भी क्रिटिसिज्म से, क्रिटिसाइज करके बच्चे को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हमें लगता है क्रिटिसाइज करेंगे, उसको नेगेटिव बोलेंगे तो शायद वो मोटिवेट होगा, वो मोटिवेट नहीं होता और ही डिमोटिवेट होता है। मोटिवेट तो तब होगा जब आप एप्रिशिएट करेंगे, जब आप बच्चे के लिए पॉजिटिव लैंग्वेज बोलेंगे, उसको कम्प्लीमेंट जब आप देंगे, जब आप उसको शाबाश देंगे, अपने बच्चे की तारीफ करेंगे, सबके सामने करेंगे, तो बच्चा कहेगा मुझे ऐसा बनना है। तो कभी भी, ना केवल बच्चों के साथ, किसी के साथ भी नेगेटिव लाइन बोल के, नेगेटिव कमेंट देके उसको नहीं सुधारा जा सकता। ये बात पक्की कर लो। दूसरी चीज है, वो है कंपैरिजन। कई बार पेरेंट्स कंपैरिजन भी बड़ा करते हैं। किस किस के साथ करते हैं? उसके भाई के साथ, उसकी बहन, कजन, फ्रेंड, पड़ोसी, कि देखो उसके इतने, वो इतना इंटेलिजेंट है, तुम कम इंटेलिजेंट हो, वो होशियार है, तुम डफर हो, उसके इतने नंबर आए, तुम्हारे कम आए। करते हैं नहीं करते? उसके अंदर देखो कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं, तुम्हारे में है नहीं। तो कंपैरिजन भी एक नेगेटिव एनर्जी है जो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज का काम करती है बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। कैसे करती है? जिसके साथ आपने कंपैरिजन बच्चे का किया, तो बच्चे को ये एनर्जी जा रही है कि ये मेरे भाई को ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते, ये उसे लाइक कर रहे हैं, उसको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मुझे ये बेकार आदमी समझते हैं। और धीरे धीरे वो हीन भावना उसके अंदर बैठेगी। उसको लगेगा कि मैं यूजफुल नहीं हूं, मैं वैल्यूएबल नहीं हूं। उसके बजाय हम बच्चे को ये एक्सेप्टेंस अपने मन में लाएं कि कोई बात नहीं, एक बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, जरूरी थोड़ी है दोनों इंटेलिजेंट हो, वो किसी और फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है। हर एक बच्चा एक अलग बैकग्राउंड से पीछे आया है, अलग संस्कार, अलग हैबिट्स, अलग क्वालिटीज को लेके आया है। सब एक समान कभी नहीं हो सकते। हम डॉक्टर हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, किसने कहा? कोई रूल है क्या? कोई रूल है? कोई यूनिवर्सल लॉ है? ऊपर से कोई सिद्धांत आया? और हम थोपते हैं बच्चों। जो उसका पैशन हो सकता है किसी और फील्ड में, उसका इंटरेस्ट किसी और, क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि उसके संस्कार वो हैं। अब उसके खेलने के संस्कार हैं,
तो उसको प्लेग्राउंड अच्छा लगेगा, पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। तो हम सोचें जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट करें, पहले रिजेक्ट ना करें। मान लो कोई ऐसी हैबिट है भी जो आपको लगता है ठीक नहीं है, तब भी एकदम रिजेक्ट करने के बजाय बच्चे को समझे, उसे रिस्पेक्ट दे, उसकी मनोस्थिति में जाके फिर धीरे धीरे उसे एडवाइस दे, तो आपके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, नहीं तो बच्चा चेंज नहीं होगा। कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, जा रहे होते हैं रास्ते में, टेबल को ठोकर लग जाए और बच्चा गिर के रोने लगे, तो बच्चे को चुप कराने के लिए क्या कहते हैं हम? बच्चे को चुप कराने के लिए क्या कहते हैं? हैं जी? नहीं, चींटी से नहीं हुआ, टेबल से हुआ। तो कहते टेबल को मारो, इसने तुम्हें दर्द दिया है, तुम्हारा कसूर नहीं है। किसका कसूर है? किसका कसूर है? टेबल का कसूर है, इसलिए टेबल को मारो। अच्छा, बच्चे ने वही कर लिया, तो थोड़ी देर के लिए तो आपकी बातों में आ गया, लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो संस्कार उसका बन गया कि कभी भी लाइफ में दर्द आए, प्रॉब्लम आए, तो दोष किसको देना है? टेबल को, दूसरे व्यक्ति को, सिचुएशन को, कि मेरी कोई कमी नहीं है, मैं ठीक हूं। कमी किसमें है? उस व्यक्ति में है। वो बचपन में ही बच्चे में डाल दिया गया। अब ये नहीं डालना है, बच्चे को समझाना है कि कहाँ फॉल्ट था, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ठोकर लगी, तभी तो करेक्शन कर पाएगा ना। तो ये एक चीज का ध्यान रखना है। अब अलग अलग लोग अलग अलग सोच के होंगे या एक ही सोच के होंगे? एक घर में 10 लोग हैं, तो 10 की सोच अलग अलग होगी या एक होगी? वेरी गुड। मान लो एक सिचुएशन है, आप सब यहाँ हॉल में आए, कुछ लोग आते ही आगे की सीट पे बैठ गए। क्यों आगे की सीट पे बैठे? क्योंकि उनकी पसंद आगे की सीट है। कुछ लोग पीछे की सीट पे बैठ गए। वो क्यों पीछे बैठे? क्योंकि उन्हें लगा कि पीछे बैठना अच्छा है, कभी भी खिसक लो। आगे बैठेंगे, पता नहीं प्रश्न कोई पूछ ले, सोने भी नहीं देंगे, पीछे सो भी सकते हैं। उनकी अपनी एडवांटेज है, अपना एक वे ऑफ थिंकिंग है। अब क्या है कि दोनों का अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग है। अब आगे वालों को पीछे वाले अजीब लगते हैं। जो आगे बैठते हैं, कई बार उनको लगता है पीछे क्यों बैठते हैं लोग, अच्छे काम में आए हैं, अच्छा लेक्चर हो रहा है, आगे बैठना चाहिए, तो उनको पीछे वाले अजीब लगते हैं। और जो पीछे बैठे होते हैं उनको लगता है कि हर जगह आगे आगे, हर जगह आगे, इनका यही आदत है, वहां भी आगे, यहाँ भी आगे। उनको आगे वाले अजीब लगते हैं। अजीब मतलब डिफरेंट लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या वो गलत है या ये गलत है, या दोनों ही राइट है? दोनों ही राइट है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये अपनी सोच से जो आगे बैठे हैं, जो इनका वे ऑफ थिंकिंग है, उसके हिसाब से ये राइट है। जो पीछे बैठे हैं, उनके वे ऑफ थिंकिंग से वो राइट है। होता क्या है हमारे संबंधों में, हमें लगता है मैं राइट हूं, दूसरा रॉन्ग है। लगता है मैं राइट, दूसरा रॉन्ग। हमारे बीच में इसलिए झगड़े हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कि दूसरा मेरे राइट को समझता नहीं। उसे लगता है कि वो राइट है और मुझे लगता है मैं राइट हूं। और हमने कसम खाई होती है कि जब तक वो मेरे राइट को समझेगा नहीं और मेरे जैसा नहीं बन जाएगा, तब तक हम झगड़ा करते रहेंगे। होना ये चाहिए, हमें समझना चाहिए कि मैं भी राइट, वो भी राइट। वो रॉन्ग नहीं है, वो डिफरेंट है। और डिफरेंट होना ही इस दुनिया में अच्छी चीज है। सारे रंग एक जैसे हो जाए बगीचे में, मजा नहीं आएगा। हाँ, गुलाब भी हो, कमल का फूल भी हो, गुलाब भी कई रंग के हो,
वैरायटी इज द ब्यूटी। याद रखना, इस दुनिया में वैरायटी है। संत तुलसीदास जी कह गए, भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। वो गलत नहीं है, वो वही कर रहे हैं जो उनको रोल मिला हुआ है। कोई व्यक्ति गलत करता भी है, हमें लगता है इसने गलत किया, वो गलत थोड़ी कर रहा, उसको रोल ही वो मिला हुआ है इस दुनिया में। रावण को रावण का रोल मिला है, हम कहते हैं रावण का काम क्यों करता है, उसको रोल ही वो विलन का मिला हुआ है। लेकिन मैं तो हीरो का रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं तो श्री राम जी की तरह पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता हूँ। वो चॉइस मेरी है, दूसरा क्या करे वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में ये है कि मैं उसके रोल को स्वीकार करूं, एक्सेप्ट करूं कि तुम जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो, तुम अपनी जगह अच्छे हो, तुम अपने संस्कारों के हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव और कैपेसिटी के हिसाब से वो भी सही है। हम सब अलग अलग हैं। जब हम ये सोचते हैं कि हम दूसरा रोग है, तो हम नेगेटिव एनर्जी उसको रेडिएट करते हैं, तो वो व्यक्ति फिर हमसे दूर होता है। और जब हम ये कहते हैं कि वो रॉन्ग नहीं बल्कि डिफरेंट है, तो हम पॉजिटिव एनर्जी उस तक भेजते हैं, एक्सेप्टेंस की एनर्जी, वो व्यक्ति फिर हमारे नज़दीक आता है। तो उससे हमारे रिश्ते कैसे बनते हैं? मधुर बनते हैं। इसलिए किसी को रिजेक्ट नहीं करना है, सबको एक्सेप्ट करना है अगर रिलेशंस में हार्मनी लानी है। कर सकते हैं होमवर्क आज? सबके लिए सोचना है, दे आर डिफरेंट, नो वन इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, everyone is playing his role according to his capacity, his संस्कार, his perspective। अपनी अपनी क्षमता है सबकी। एक बार एक गुरुजी थे, गुरुजी के 3 चेले थे। कितने चेले थे? तो एक चेला कहता, गुरुजी ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा, तुम सही कह रहे हो, यू आर राइट। दूसरा चेला हाथ खड़ा करता, गुरुजी ऐसा थोड़ी होता, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। गुरुजी ने सोचा, कहता यू आर राइट, तुम भी सही हो। उसको भी सही कह दिया, उसको भी सही कह दिया। एक तीसरा चेला बैठा था, वो कहता, गुरुजी एक डाउट है, एक संशय है। कहते पूछो। कहते आपने इसको भी सही कहा, दूसरे ने इसके विपरीत कहा, आपने उसको भी सही कह दिया, दोनों में से एक सही होगा, दोनों थोड़ी सही हो सकते। गुरुजी कहते यू आर आल्सो राइट, तुम भी ठीक हो। तो इस जीवन में अगर खुश रहना है, घर में तालमेल बनाना है, तो क्या सोचना है? सब अपनी अपनी जगह ठीक है, कोई भी सब सारे लोग निर्दोष हैं, किसी का कोई दोष नहीं। बेचारों को रोल ही वो मिला हुआ है, अब करे क्या? आपको लगता है इसने ऐसा क्यों किया? वो करेगा ही, क्योंकि रोल ही वो मिला हुआ है। हमें अपना रोल खुद डिसाइड करना है। हम अपनी स्क्रिप्ट बदल सकते हैं, अपने रोल को बदल सकते हैं, दूसरे के रोल में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये बात रिश्तों में गांठ बांध लो। कोई भी आपका क्लोज रिलेटिव है, आप उसको बदल नहीं सकते। आप अपनी स्क्रिप्ट बदलो, अपने डायलॉग अच्छे कर लो, दूसरा कैसा भी करे, आप हीरो बन जाएंगे, वो विलन बन जाएगा, और क्या होगा? जीत आपकी होगी, खुशी आपके जीवन में आएगी, तालमेल आपके जीवन में आएगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका अगर हम फॉलो करें तो जीवन में बड़े आगे बढ़ सकते हैं। खुशियां तो हमारे जीवन में आएंगी ही आएंगी, साथ में रिश्ते भी मधुर बन जाएंगे। क्या क्या करेंगे आज होमवर्क? क्या क्या याद रखेंगे आज? दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, दूसरों से अपेक्षाएं रखेंगे, दूसरों को स्वीकार करेंगे या अपेक्षाएं रखेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। और क्या करेंगे? सास की निंदा करेंगे, वो सास बहू की निंदा करेगी। चुगली, माताएं निंदा चुगली में बड़ी होशियार होती। अगर किसी की आपने चुगली की, निंदा की, वो वैसा है,
अपने क्लोज आदमी से भी आपने बता दिया, क्लोज जो आपका कोई है पड़ोस में कोई भी व्यक्ति, कि मेरी सास ऐसी है, देखना वो बात पहुंचते पहुंचते सास तक पहुंच जाएगी और सास कहेगी देखा मेरे लिए उल्टा बोलती है। अब उसके मन में कैसे विचार आएंगे, उसके मन में भी फिर उल्टे विचार आएंगे, वो भी 10 जगह आपकी बात बताएगी। और अगर आपने पड़ोस वालों से कहा मेरी सास तो सबसे बढ़िया है, सबसे आदर्श सास जैसी होती है वो सास मुझे मिली है, मेरी तो माँ की कमी दूर हो गई, वो फिर उस तक वो बात पहुंचेगी कि ये तो मुझे माँ समझती है, तो माँ की तरह आपके साथ रहेगी। इसलिए कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, एप्रिशिएशन, पॉजिटिव एनर्जी, एप्रिशिएशन से पॉजिटिव माहौल बनता है, वातावरण पॉजिटिव बनता है, हमारा ध्यान उनकी गुड क्वालिटीज की ओर जाता है, और क्रिटिसाइज करने से हमारा ध्यान उनकी शॉर्ट कमिंग्स पे जाएगा, बुराइयों पे जाएगा। तो जहां हमारा फोकस होगा वो चीजें फिर हमारी तरफ आएंगी, धीरे धीरे हम भी वैसे बन जाएंगे। कभी सास भी बहू थी, फिर वो जब वो खुद सास बनती है वो भी वही तरीके अपनाने लगती है, क्योंकि दूसरे की बुराई देखी होती है। तो आज का ये लेक्चर, अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन भी करेंगे, और कल जो लेक्चर होने वाला है वो है पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, अच्छी सोच से अच्छे दिन। सोच के ऊपर कल भी बात हुई, आज भी थोड़ी बात हुई, लेकिन कल हम और बात करेंगे ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, नेगेटिव थॉट्स को कैसे जीवन से हटाएं, कैसे अपने दृष्टिकोण को, नज़रिए को सकारात्मक बनाएं। वो सारी बातें कल डिटेल्स में होंगी। जैसे आज आप 7:30 बजे यहाँ पहुँचे थे, एग्जैक्ट 7:30 बजे कल आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। 10-15 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद हम लेक्चर देना शुरू कर देंगे, ताकि 9 बजे आपको फ्री कर सकें। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, पंक्चुअलिटी का एक गुण यहाँ से हम सीख के जाएंगे। उससे पहले कि मेडिटेशन करें, ये एक टॉनिक आपके लिए लेके आए हैं, तो आप हाथ आगे कर लीजिए और इसको रिपीट करेंगे। ये डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर है, समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, इसके ऊपर है। तो ये आप ज़रूर याद रखना, मुझे मुश्किलों के बीच में भी मुस्कुराना है, मैं समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ, समस्याएं मेरा इम्तिहान है जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए आती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, पर मुझे अपने मन की स्थिति नहीं बिगाड़नी है। बातें आएंगी और जाएंगी, पर मैं अपनी खुशी को नहीं जाने दूंगा। तो ये आज की प्लेज थी, आज का टॉनिक था। अभी 1 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट होके बैठ जाएं, अपने मन में ये विचार लाएं कि आज से मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई है। मुझे अपने संबंधों को, रिश्ते नातों को सुंदर और मधुर बनाना है। आज से मुझे सबके साथ मिलजुल कर चलना है, सबकी अच्छाइयाँ देखते हुए किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। मुझे अपने परिवार में खुशी शांति का माहौल बनाना है। मुझे अपने घर को स्वर्ग बनाना है।
देखें अपनी आँखों के सामने कि मेरा घर सचमुच ही स्वर्ग है। सब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मेरा परिवार बहुत सुखी परिवार है। स्वयं परमपिता परमात्मा ऊपर से शक्ति दे रहे हैं मेरे परिवार को सुखी करने की। मुझे खुद को भी प्यार से भरपूर करना है ताकि मैं प्यार, शक्ति, शांति और खुशी अपने परिवार में बांट सकूं। इन गुणों से मुझे अपने परिवार की पालना करनी है, अपने बच्चों की केयरिंग करनी है। मेरे परिवार में देखें सामने सब अच्छा ही अच्छा है। मेरा घर स्वर्ग बन चुका है। ओम शांति।